रखिए। मैम स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस। अब इसे कैसे कंटिन्यू करूं ये तो बता दे बस एक बार। वापस पीपीटी पे क्लिक कर, पीपीटी पे क्लिक करूं एंड देन फिर इसको कंटिन्यू करते रहो। मैम मैं बोलना स्टार्ट कर दूं? हेलो। यस बेटा, यस स्टार्ट। Okay, sir. Good afternoon, everyone. I'm Varsha Kaushik. Today, my topic is a study on operating and financial leverage. Leverage ये कॉन्सेप्ट जो leverage का है ये साइंस। हेलो हेलो। यस मैम। मैम आवाज आ रही है ना? जो ये कॉन्सेप्ट है लिवरेज का ये साइंस से आया है। लिवरेज एक ऐसा टूल है जो हमारे काम को आसान कर देता है, यानी कि हमारा मिनिमम इनपुट होता है और मैक्सिमम आउटपुट होता है इसमें। मतलब जो इसमें हम कम एफर्ट लगाते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है अर्न करते हैं, या मतलब मैक्सिमम आउटपुट करते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, एक ऑपरेटिंग लिवरेज, एक फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज यानी का दूसरा नेम बिजनेस लिवरेज भी होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज में हम कॉस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं और फाइनेंशियल लिवरेज में हम कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ऑपरेटिंग लिवरेज में हम कॉस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, मैं ये बता रही हूँ कि ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या करते हैं। हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट देखते हैं कि इस कंपनी की जब भी हम किसी उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि इसका ऑपरेटिंग लिवरेज कैसा है, यानी कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फैक्ट्री ले रखी थी और उसका रेंट जो था वो 5,000 आता था, और मैं 1,000 रुपए की शर्ट जो है प्रोड्यूस करती थी उस फैक्ट्री में। तो अब मैं 5,000 को अगर 1,000 से डिवाइड करूंगी तो यानी कि 5 रुपीज मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर मैंने 10,000 शर्ट प्रोड्यूस करी तो वहां पे 10,000 5,000 डिवाइड बाई 10 तो वो उससे भी कम आ गई। यानी कि इससे हम अपना ऑपरेटिंग लिवरेज जो है, कॉस्ट जो है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। मैम ये आवाज ज्यादा आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो। मैम मैं कंटिन्यू करूं? हेलो। यस यस कंटिन्यू। तो इसमें हम अपनी ऑपरेटिंग रिस्क जो होता है, इसमें हम अपनी फिक्स कॉस्ट को देखते हैं कि इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब अगर मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा तो मैं सबसे पहले उसका ऑपरेटिंग लिवरेज देखूंगी कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको वो मतलब उस कॉस्ट को कम कर सकता है या नहीं। अगर मेरी फिक्स कॉस्ट ही कम, अगर मेरी फिक्स कॉस्ट ज्यादा आएगी तो मेरी कॉस्ट ज्यादा होगी, कॉस्ट ज्यादा होगी तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा और उसे कंज्यूमर मतलब नहीं खरीदने की कोशिश करेगा। तो उस जो भी मेरा प्रोजेक्ट होगा उस वो बन नहीं पाएगा, कोई भी एकदम से इन्वेस्टर तैयार नहीं होगा उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऑपरेटिंग लिवरेज में हम फिक्स कॉस्ट को देखते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज में हम कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि हम जो डेब्ट होते हैं हमारे डिबेंचर्स, लोन, कि हमने किसी और से हम पैसा लेते हैं इसमें, और उसके बाद मतलब मान लो मैंने किसी बैंक से पैसे लिए और उसको मैंने लगाया और मेरा मान लो 30% प्रॉफिट हुआ और 12% मुझे इंटरेस्ट देना था। तो इट मीन्स कि मैंने ये जो डिफरेंस था 18%, ये मैंने कमा लिया जिसमें मुझे कोई भी एफर्ट नहीं करने पड़े, अपने पैसे लगाने नहीं पड़े, बाहर से लगाया और बाहर से ही मैं बैंक को भी दे पा रही हूँ और अपना भी कर पा रही हूँ। तो ये होता है फाइनेंशियल लिवरेज। रिस्क दो तरीके के होते हैं, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। मैंने ये बता दिया कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है। अब मैं ये बता रही हूँ कि ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है। ऑपरेटिंग रिस्क, अगर मेरी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी कॉस्ट ज्यादा होगी। अब अगर मान लो मार्केट की कंडीशन सही नहीं है, जैसे कि कोविड, अगर कोविड के केस में मतलब मान लो मेरी वो मार्केट की कंडीशन सही नहीं थी तो मेरा प्रोडक्ट बहुत इजीली सेल नहीं होगा। और बहुत बहुत जगह पे हम जो है मतलब जैसे कि मैं हायर ऑपरेटिंग लिवरेज कहाँ कहाँ पे हो सकता है मैं वो उसके एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एयरलाइन है, इसकी जो फिक्स कॉस्ट आती है एयरक्राफ्ट में आती है, वो जो वहां पे जहाँ पे ये लैंड करता है हैंगर्स, या फिर प्लेन की या इंश्योरेंस की, ये जो चीजें हैं ये फिक्स कॉस्ट है एयरलाइंस की।
अब इनकी ये कॉस्ट जो होती है फिक्स कॉस्ट ये ज्यादा होती है, और इनका जो वेरिएबल कॉस्ट होता है जेट फ्यूल, रनवे चार्जेस, इनका कम आता है। यानी कि ये जितने भी वो करेंगे इनकी फिक्स कॉस्ट रहेगी, चाहे ये करें या ना करें कुछ भी। तो मार्केट कंडीशन में ये एयरलाइंस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और लोअर ऑपरेटिंग लिवरेज कौन कौन से उसमें होता है, कंसल्टेंसी, यानी कि जैसे कि लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, इस टाइप की उनमें ज्यादा उनकी फिक्स कॉस्ट होती क्या है, जो उन्होंने जगह ले रखी है उसमें रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या कोई भी जो उनका यूसेज होगा। वेरिएबल कॉस्ट एम्प्लॉय की सैलरी। अगर तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बिजनेस जो है सर्वाइव नहीं कर सकता, तो तुम एम्प्लॉइज को हटा दो। तो वो एक तरीके का फ्लेक्सिबल है, वो ऐसा नहीं है कि कंपनी एकदम से डूब जाएगी कंसल्टेंसी के केस में। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, इसमें हम ये जो टूल है ये मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अगर तुम्हारी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा है तो वो हाई जो रिस्क है ऑपरेटिंग रिस्क का वो बहुत ज्यादा होगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज अगर 1 है तो देयर इज नो ऑपरेटिंग रिस्क, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क मैंने बताया था कि जो कंपनी जो है बाहर से लोन लेती है, डेप्ट से, बैंक से, तो इसमें एक रिस्क रहता है कि तुम्हें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट होती है। कहाँ पे हायर फाइनेंशियल लिवरेज होता है, यानी कि हायर फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल्स टू हायर डेप्ट। तुम ज्यादा डेप्ट लोगे, ज्यादा लोन लोगे, तभी तुम्हारा फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट में ये होता है कि बिल्डिंग पे हम मतलब मान लो मुझे बिल्डिंग बनानी थी, मेरे पास बहुत सारा पैसा था, मैंने सोचा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देती हूँ। मैंने बिल्डिंग एक लैंड खरीदी, मैंने सोचा इसे रेंट पे दे देती हूँ। तो मोस्टली मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैंने सिर्फ लैंड खरीदने के लिए शायद मैं अपना पैसे यूज कर लूँ, लेकिन उसे बनाने के लिए यूज नहीं करूंगी। यूजुअली लोग बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन ले लेंगे, बना के उसे रेंट भी दे देंगे। अगर तुम्हारी रिटर्न अच्छी है इंटरेस्ट से ज्यादा, तो कंपनी बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाएगी, चाहे मार्केट की कंडीशन कितनी भी बेकार हो। अगर तुम्हारी रिटर्न जो है वो कम है इंटरेस्ट से, रिटर्न कम है इंटरेस्ट से, तो कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी अगर मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है। लोअर फाइनेंशियल लिवरेज किन केसेस में हो सकता है, सॉफ्टवेयर, जो इस टाइप की कंपनी है, मतलब सॉफ्टवेयर सर्विस वगैरह टाइप की कंपनी है, इन्हें मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती कि ये कोई भी लोन ले, या फिर ले भी तो बहुत रेयर ही लेते हैं। तो इनका तो ये होता है कि जितना अच्छा वो करेंगे, ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अपने ही प्रॉफिट से ये अपनी कंपनी को ग्रोथ कर लेते हैं। तो ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी मार्केट की कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, ये सरवाइव कर ही लेंगे। नेक्स्ट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, इसमें हम रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन ईबीआईटी एंड प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। हायर द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड हायर इज द फाइनेंशियल रिस्क। अगर तुम्हारी क्या कहते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 1 है, या इसका मतलब यह है कि कोई भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। अगर मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है, मुझे पता है कि भाई मेरी जो मान लो कि मेरी एक शर्ट की प्राइस जो आ रहा है वो 50 रुपीज आ रहा है, और उसमें फिक्स कॉस्ट ही मेरा उसमें 30 रुपए बैठ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मैं बाहर से ना तो मैं लेने की कोशिश करूंगी कि कोई मैं बाहर से लोन ले लूं, और ना ही कोई इतना अच्छा इंसान बैठा है कि वो मुझे लोन दे दे। तो इसमें मोस्टली ये होता है कि अगर तुम्हारा ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है तो फाइनेंशियल रिस्क कोई भी लेना जरूरी नहीं समझता। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, इसमें क्या करते हैं, अगर मान लो मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों उसको जो है मतलब कंबाइन कर लूंगी। उसके कंपनी का देखूंगी कि इसका ऑपरेटिंग रिस्क कितना है, फाइनेंशियल रिस्क कितना है, ये दोनों को कंबाइन करके डिग्री ऑफ क्या कहते हैं कंबाइंड लिवरेज बनता है। In case there is equity share and debt capital and no preference share capital, a degree of combined leverage can be computed as follows. Degree of combined leverage का फॉर्मूला है contribution upon EBIT, और अगर ये दोनों भी अगर गिवन ना हो तो हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज से भी DCL निकाल सकते हैं किसी भी कंपनी का। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट वहां होता है जहां पे हमारा ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है, जैसे कि वो टोटल जो भी हमारी कॉस्ट है, मे भी पता होगा किसी को, तो
एक टाइम पे हमारा ऐसा होता है कि ना हमें प्रॉफिट हो रहा होता है, ना कॉस्ट हो रही मतलब ना प्रॉफिट हो रहा होता है, ना ही लॉस हो रही होती है। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट को अगर यूनिट्स एंड वॉल्यूम में निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट को वैल्यू इन रुपीस में निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे ना प्रॉफिट ना लॉस, लेकिन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल शो कर रखा है, सेल मेरी 125 लाख की थी, मैंने वेरिएबल कॉस्ट मेरी जो उसमें खर्चे हुए वो 75 लाख के थे, उनमें से अगर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूंगी तो कंट्रीब्यूशन आता है। मेरे जो फिक्स कॉस्ट थी वो 50 लाख थी, तो इक्वल्स टू 0 आ गया। यानी कि डिग्री ऑफ ईबीआईटी जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, इसमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनफाइनाइट आ जाएगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे इस लेवल पे ईपीएस जो है नील होता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट लेवल ऑफ ईबीआईटी इज इक्वल्स टू फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है वो किसके इक्वल हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट के, पर इसमें कोई भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ डेब्ट और इक्विटी ही इंक्लूड होता है। Impact of preference dividend on financial break-even point, overall break-even point, degree of financial leverage and degree of combined leverage। ये एग्जांपल है, मैंने केस 1 में डिविडेंड नहीं ले रखा प्रेफरेंस डिविडेंड का, केस 2 में प्रेफरेंस डिविडेंड ले रखा है और केस 3 में भी ले रखा है। ये वो फॉर्मूले हैं जहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन हो तो उसके बाद हमारे क्वेश्चन, जैसे कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, लेकिन अगर हमारी कंपनी में प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो उसमें ये भी आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टी, टी यानी कि टैक्स। टैक्स क्यों? अब अगर मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उससे जो रिटर्न आ रही है वो मेरी एक इनकम होगी। अब इनकम होगी तो गवर्नमेंट कहेगी कि भाई जब तेरी इनकम हो रही है तो ला मुझे टैक्स दे। अब मैंने क्या गलती कर दी इन्वेस्ट करके, इससे बढ़िया तो मैं पैसे ही अपने पास रख लेती। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है ऐसे मत कर, तू टैक्स मत दे, हम कंपनी से ले लेंगे। अदरवाइज तो कंपनी क्या कहते हैं, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, स्टार्टअप भी नहीं होगा। तो फिर गवर्नमेंट ने कंपनी से लेना स्टार्ट कर दिया था डिविडेंड पे टैक्स, इसलिए क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स पे नहीं लगता। ये वो सारे फॉर्मूले हैं जो प्रेफरेंस डिविडेंड के आने के बाद चेंज हुए हैं अगर तुम्हारी कंपनी में प्रेफरेंस डिविडेंड है तो। कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि उन दो क्या कहते हैं उसमें ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट देखना हो तुम्हें तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर रुपीस में निकालना हो तो नीचे कंट्रीब्यूशन की जगह पीवी रेशियो लगा देंगे। इम्पैक्ट ऑफ डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, अगर 1% चेंज होता है तुम्हारे सेल में तो तुम्हारा ईपीएस उसके इक्वल उसके इक्वल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसके इक्वल डीसीएल के। अगर हम जो बेस रखेंगे वो लेवल ऑफ सेल, मतलब सेल का बेस लेके चलेंगे। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन सेल इनटू डीसीएल, यानी कि डिग्री ऑफ इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। इम्पैक्ट ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर मतलब 1% अगर 1% चेंज होता है सेल में तो ईबीआईटी कितने परसेंट चेंज होगा, वो चेंज होगा इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, और इसमें भी हम सेल को ही बेस बनाकर चलेंगे। इम्पैक्ट ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, 1% अगर तुम्हारा ईबीआईटी में चेंज होगा तो ईपीएस जो है वो चेंज हो जाएगा किसके इक्वल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के एट द बेस लेवल ऑफ ईबीआईटी। Percentage change in EPS equals to percentage change in EBIT into degree of financial leverage। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में क्या आता है, इसमें ये होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो बाहर से लोन लेती है, डेब्ट से, बैंक से या किसी से भी। इसमें वो अपना कुछ भी नहीं करती, मतलब अपने पैसे ज्यादा नहीं डालती, बैंक से ले लिया, किसी और से ले लिया, अपने शेयर से प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिए और उन्हें दे दिया। इन्हें एक मैक्सिमम फिक्स रेट पे देना तो है, इंटरेस्ट अगर डिबेंचर्स लिए हैं, बैंक से लोन लिया है तो इंटरेस्ट देंगे, अगर प्रेफरेंस दिया है तो डिविडेंड देंगे। एक फिक्स तरीके का बर्डन तो है इनके पास, और इसमें जरूरी पॉसिबल भी नहीं होता कि मे बी मेरा प्रोजेक्ट चले और मे बी ना चले, तो लॉस, एक तरीके का लॉस भी होता है। बट अगर तुम्हारा, लेकिन तुम मैक्सिमम मतलब रिटर्न अगर तुम्हारी अच्छी आ रही है, इससे एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि अच्छे से रिटर्न
अर्न कर सकते हो बिना अपना कुछ इन्वेस्ट करे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट फंड, अगर तुमने डिबेंचर से लोन लिया है, अगर तुम्हारा 30% की रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 30% रिटर्न आ रही है, और 10% क्या कहते हैं तुम्हें 10% का वो देना है, इंटरेस्ट देना है, तो कंडीशन फेवरेबल है तुम्हारी फाइनेंशियल लिवरेज पोजीशन की। लेकिन अगर तुम्हारा रिटर्न ही 5% आ रहा है और तुम्हें इंटरेस्ट जो है वो 10% देना है, तो तुम्हारी ये कंडीशन जो है अनफेवरेबल है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विद द हेल्प ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें क्या कहते हैं प्रेफरेंस शेयर वालों को कोई बेनिफिट तो नहीं मिलता, लेकिन यह है कि अगर तुम्हारी कंपनी में प्रॉफिट हुआ है तो तुम्हें डिविडेंड देना ही पड़ेगा। डिबेंचर में ये होता है कि तुम प्रॉफिट हो लॉस हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मेरा इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत हाई होता है। इसमें यह है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें उनका डिविडेंड देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मान लो तुम्हारा प्रॉफिट ही हुआ है 10 रुपए का, एक एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि 10 रुपए का होता है, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ और तुम्हें डिविडेंड देना पड़ रहा है 8 रुपए का, उन्होंने ऐसे, तो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं आया। चलो ठीक है, इसमें भी फिर भी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं फेवरेबल पोजीशन है, लेकिन अगर प्रॉफिट ही 10 रुपए का हुआ और तुम्हें डिविडेंड देना पड़ रहा है 15 रुपए का, तो ये अनफेवरेबल हो जाती है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है लिवरेज जो है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि इससे हम प्लानिंग कर सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की इजी विद द फाइनेंशियल लिवरेज से। इसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन बोथ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हेल्प इन मैनेजिंग द रिस्क वेरी इजिली। रिस्क को मैनेज करने के लिए कंबाइंड लिवरेज का यूज कर सकते हैं हम इसमें। Leverage ensure maximum utilization of capital, hence help in maximize the profit of business. कैपिटल को अच्छे से यूज करना ही उसका मोटिव, इसमें मोटिव होता है। अगर आप कैपिटल अच्छे से यूज कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। कंपनी जो है, मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इसको फाइनेंशियल लिवरेज को यूज करके वो पता कर सकता है कि कहाँ उसे कब पैसा लगाना है, कितना लगाना है, ये सब चीजें। इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन फर्स्ट, इसका बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो तुम्हें पे करना ही है, चाहे तुम्हारा प्रॉफिट आए या ना आए। वो जैसे कि एक रेशो है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। जब भी हम किसी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सबसे पहले वो देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब मेरा पैसा ना डूब जाए। डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है टोटल डेब्ट अपॉन इक्विटी, तो उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेब्ट्स आते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि यार चाहे रिटर्न ना मिले हमें, मतलब कोई इंटरेस्ट अमाउंट ना मिले, पर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं डूबनी चाहिए, तो उस टाइम पे इन्वेस्टर उस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। सेम इसमें भी इसका ये है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। दूसरा, कंपनी को सबसे ज्यादा खतरा ये होता है कि यार इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, लेकिन इसके साथ ये क्या गारंटी है कि मेरा प्रोजेक्ट चलेगा ही, मार्केट में लोग उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे या नहीं। दूसरा, अगर कंपनी स्टेबल नहीं है तो वो लिवरेज को यूज नहीं कर सकती। अगर वो करना भी चाहे तो कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसमें पैसा अपना लगा लेगा। जाहिर सी बात है कि अगर कोई मेरे सामने आके मुझसे कहे कि भाई मेरा उसमें पिछले साल लॉस हुआ था, इस साल प्रॉफिट हो गया, अब तुम जरा 10 करोड़ लगा दो, मैं 10 रुपए ना लगाऊं उसमें, मैं क्यों लगाऊं भाई? बहुत बड़ी बात होती है। कंपनी का लिवरेज जो मतलब मान लो कंपनी अगर लिवरेज करनी भी चाहे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मना कर देते हैं अगर तुम्हारी कंपनी स्टेबल नहीं है। अगर तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ जैसे तुम चाहते हो, तो उस बेसिस पे मान लो कि वो, तो फिर समझ जाओ कि तुम्हारी कंपनी भी गई और जिनके पैसे लगे थे उनके वो पैसे भी गए। थैंक यू। हेलो, हेलो, Hello, Varsha, completed? यस मैम। Okay, thank you, Varsha. थैंक यू मैम। Thanks for giving this valuable information about all of operationals and financial leverages. I hope every student get some information about this operating and financial leverages.
Good one, Balsa. That was very informative. Thank you. Now next, we invite Harsh Arora. Harsh Arora discussed the marketing strategies of Airtel Limited with us, and they gave their valuable suggestions and their views on the marketing strategies topic of Airtel Limited. Welcome, Harsh. Am I audible? Yes, sir. Hello. Yes, yes, continue. Okay. A very good afternoon to all of you, respected sir, Neha ma'am, and every participant and respected friends. And today, Harsh Arora is going to present my views on the topic marketing strategies of Airtel Limited. So, in 2016, when Mukesh Ambani introduced Jio and start giving many services like free internet, unlimited calls, and many other services like Jio TV to the customers. So this will impact on other companies like Videocon, Aircel, Airtel. Their market share price is going down, and it will impact on more other companies like Aircel, Videocon, and Tata Docomo companies shut down and many become bankrupt. And in recent times, Jio become a number one company in market share in many customers. But in recent time, we have heard that in January 2021, Airtel had 300% more customers than Jio. And in February 2021, Airtel has more active customers than Jio. So we are going to discuss what Airtel has done to achieve these things in recent times. So first is they introduce a product service ecosystem. हाँ, एक इकोसिस्टम इन्होंने इस तरह ऐसा तैयार करा है कि जिससे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। तो इसमें इट कंटेन्स थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज एंट्री लेवल प्रोडक्ट, सेकंड इज रिटेनर, एंड थर्ड इज अपसेल। So first we discuss about entry level product. Their entry level product is their SIM card. When a consumer buy a SIM card from a Airtel shop and start using it and start buying a pack which is valuable for him, so it is a retainer because Airtel provide not only providing calls internet and also providing extra services like 1 month OTT platform subscription of Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, Hotstar, and many more OTT platforms, and providing Airtel TV option, Wink Music, free caller tunes to their customers. It provides many other features. So it is a retainer. हम कस्टमर से इस चीज को देखते हैं कि कौन सी कंपनी हमको एक्स्ट्रा में क्या चीज क्या प्रोवाइड कर रही है, तो कस्टमर उस चीज पे अट्रैक्ट करता है। और थर्ड इज अपसेल। जब कस्टमर का पैक एक्सपायर हो जाता है तो वो फिर से उसे को खरीदने की सोचेगी, जिससे कंपनी की वैल्यू और मार्केट प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। तो इस चीज़ को इकोसिस्टम को इन्होंने इस तरह तैयार करा है जिससे कस्टमर इनके पास अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास अटैच रहे। क्योंकि जब जियो इंट्रोड्यूस हुआ था, इन्होंने भी इस चीज़ को फ़ायदा उठाया था। इन्होंने जियो किसान, जियो टीवी, जियो म्यूज़िक, इन सबको इंट्रोड्यूस करा, जिससे एक इकोसिस्टम तैयार हो कि हर चीज़ हर कस्टमर को जियो पे मिले। तो इसी तरह एयरटेल अब इस चीज़ को जल्दी-जल्दी से एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। और एयरटेल डीटीएच हैज़ 20-25 मार्केट शेयर in India, and it is a big competitor of Tata Sky. एयरटेल डीटीएच एंड टाटा स्काई के बीच में बहुत कंपटीशन है। मार्केट की लीडिंग कंपनीज हैं, जिसमें 20-25% मार्केट शेयर एयरटेल डीटीएच का है। और इसमें भी इन्होंने इस तरह से ये सिम के साथ इस अपने एयरटेल डीटीएच का प्रमोट करते हैं, क्योंकि एयरटेल डीटीएच का एंट्री लेवल प्रोडक्ट है। एंड अपने इनके पैक्स में हमें इस तरह देख लेते हैं, हमें एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड मिलती है, जिससे हम एक्स्ट्रा एंजॉय कर सकें एयरटेल डीटीएच को। और ये अपने सर्विसेज के साथ मार्केट प्राइस से कम वैल्यू में हमको एयरटेल डीटीएच का सेट टॉप बॉक्स हमें प्रोवाइड करता है, तो एक बहुत अच्छी बात है। एंड एयरटेल हैज़ गुड बेटर कस्टमर सर्विसेज इन इंडिया। एयरटेल हमारी किस हर बात को अच्छी तरह से सुनता है। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एयरटेल से मुझे बात करनी की ज़रूरत है, मैं सीधा ऐप में जाकर उनको कंप्लेन रेज़ कर सकता हूँ। In 2 to 3 days, I got some SMS that they are working on my complaints, and it is a good thing for me and many other customer.
and Airtel has 21 lakh broadband customers. इट इज एंड क्योंकि एयरटेल जो लोकल ब्रॉडबैंड सर्विसेज होते हैं उनके साथ मर्जर कर रहा है, जिससे अपने ब्रॉडबैंड सर्विसेज को वो और एक्सप्लोर कर सके और बिग बड़ा बना सके, उस पर ग्रोथ ला सके. एंड 3 पिलर ऑफ एयरटेल ग्रोथ स्ट्रेटजीज. मैं अब एयरटेल की ग्रोथ स्ट्रेटजी 3 पिलर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ. in 2016 Airtel start dealing with Videocon Telecom with 4,428,000 crore and for exploring their telecom services Airtel DTH, जिससे वो अपने कस्टमर्स को और एक्सप्लोर कर सके और उस चीज को अच्छा बेहतर बना सके. उन्होंने वीडियोकॉम टेलीकॉम के साथ डील की थी. वीडियोकॉम टेलीकॉम 2016 में बहुत लीडिंग कंपनी था. अपने टेलीकॉम टाइम के साथ इन्होंने मर्जर किया, उसके साथ मिलकर एक काम कर रहे हैं और अपने कंपनीज को बड़ा मार्केट शेयर को अचीव कर रहे हैं. टेलीनॉर एक्विजिशन. एयरटेल ने टेलीनॉर को एक्वायर किया था, जिससे उनका मार्केट शेयर, उनके कस्टमर्स, उनको ग्रोथ हुई है जी कंपनी की, जिससे और अपने कंपनी को बड़ा बना पाए हैं. टेलीनॉर के कस्टमर एयरटेल में मर्ज हो चुके हैं, जिससे वो मोर सर्विसेज उनकी अच्छी हुई है और फायदा उठा रहे हैं. थर्ड, एयरटेल टाटा टेली मर्जर. आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि टाटा हमारा इंडिया का इंटरनेट प्रोवाइडर है जो स्पेक्ट्रम को इंडिया में लाया, और एयरटेल और टाटा ने साथ पार्टनरशिप करके इस स्पेक्ट्रम का साथ इन्होंने काम करा, जिससे एयरटेल को स्पेक्ट्रम ज़्यादा मिली, जिससे हमारी सर्विसेज इंटरनेट स्पीड थोड़ी अच्छी हुई है. और एयरटेल टाटा के साथ काम करता जा रहा है, जिससे एयरटेल और स्पेक्ट्रम बेहतर बना सके टेक्नोलॉजी को. क्योंकि जब इंट्रोड्यूस एयरटेल फर्स्ट प्रोवाइडर जिसने 4G को इंट्रोड्यूस किया था, पर जियो जब 4G को लेकर आया था वो अब इंडियन टेक्नोलॉजी को लेकर आया था. और एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनीज चाइनीज स्पेक्ट्रम यूज करते थे, चाइनीज टेक्नोलॉजी से अपनी 4G डेवलप कर रहे थे, पर जियो ने अपने इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन रॉ मटेरियल से 4G डेवलप किया था. तो इस चीज को लेकर इन्होंने टाटा को साथ एक्वायर हुए. टाटा के साथ इन्होंने स्पेक्ट्रम में काम किया, इंडियन टेक्नोलॉजी पे अपने 4G सर्विस को बेहतर कर रहे हैं. और 5G in Airtel is a 5G ready network of India, which is a very good thing, and they are working on spectrum with Tata in 2017, and they also provide benefit like more spectrum. And Airtel also giving us Wink Music, Airtel TV, not on 1 year subscription, which is valuable for us and very useful for us. And Airtel also run many campaign like हर एक friend जरूरी होता है for connecting our family friends together. And they also using सब कुछ try करो फिर सही चुनो, which इसमें एयरटेल ने हर चीज, हर कंपनी अपने यूजर्स को कि आप हर नेटवर्क को ट्राई करें, और अगर आपको उससे नेटवर्क से ज़्यादा हम एयरटेल में आपको अच्छी सर्विसेज मिलेगी, तो उन्होंने इस कैंपेन को रन के सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो. एंड दे आर आल्सो 4% गिविंग 4% सुपर पावर कमीशन campaign, which means every consumer can earn good money from recharging to other numbers. They are giving 4% recharge commission to their consumer for recharging another Airtel number, and which is very good thing. Customer can earn a small amount of money in lockdown time. We need many people need much money, and it is a good thing that Airtel provide us a solution for earn a small amount of money, not much, but it is a very good thing. Many consumer earn many amount of money for by recharging to other numbers. And at last, I'm going to thank you to all of you for listening my views. Thank you. Thanks, Harsh. Thank you. Thanks for discussing the marketing strategies of Airtel Limited. Thank you, ma'am. And this is a very good presentation. Okay. Next, we can invite Ekta Chaudhary. Ekta describes mutual fund and its scope, and we hope we can understand about the mutual fund and its strategies by this given talk by Ekta. Welcome, Ekta. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Continue. Good afternoon, one and all present here, respected teachers and my dear friends. My name is Ikta Chaudhary, and today I am presenting the topic mutual funds in India. What are mutual funds? A mutual fund is a pool of money managed by a professional fund manager. It is a trust that collects money from a number of investors who share a common investment objective and invests the same in equities, bonds, money market instruments, and other securities. And the income gains generated from his collective investment is distributed proportionately among us the investors after deducting applicable expenses and device by calculating a scheme's net asset value or NAV. Simply put, the money pooled in by a large number of investors is what makes up a mutual fund. Here's a simple way to understand the concept of mutual fund unit. Let's say that there is a box of 12 chocolates costing of rupees 40. Four friends decide to buy the same but they have only rupees 10 each and the shopkeeper only sells by the box. So the friends then decide to pool in rupees 10 each but and buy the box of 12 chocolates. Now, based on their contribution, they each receive 3 chocolates and or 3 units if equated with mutual funds. फर्ज करिए एक चॉकलेट का बॉक्स है जिसमें 12 चॉकलेट्स हैं और उसकी कॉस्ट 40 रुपए। जो चार दोस्त होते हैं तो वो चार उनके पास 40 रुपीज नहीं होते हैं, उन सबके पास 10 रुपीज ही होते हैं। लेकिन शॉपकीपर रेडी नहीं होता है अपना बॉक्स सेल करने के लिए लूज में, तो वो फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे और फिर वो बॉक्स खरीद लेंगे। अकॉर्डिंग वो मतलब स्प्लिट कर फिर वो अकॉर्डिंग खरीद लेंगे। वो लोग करते हैं अपने कंट्रीब्यूटेड मनी को अकॉर्डिंग वो चॉकलेट को स्प्लिट कर लेते हैं। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई ऑन म्यूचुअल फंड। जो लार्ज कैप कंपनीज होती है उनके शेयर प्राइस जनरली 1000 में होते हैं और शेयर मार्केट में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि आप शेयर्स को खरीद सकें फ्रैक्शंस में, तो उनकी प्लेस पर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स कंपनीज क्या करती है, उस इन्वेस्टेड मनी को यूज करती है और बाय करने के लिए में उसको शेयर्स को बाय करने में और एक डाइवर्स पोर्टफोलियो क्रिएट करती है। तो हम एज एन इन्वेस्टर उन शेयर्स में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। Next, let us understand what is net asset value or NAV. Just like an equity shares has a traded price or mutual fund unit has net asset value per unit. The NAV is the combined market value of the shares, bonds and securities held by a fund on any particular day. NAV per unit represents the market value of all the units in a mutual fund schemes on a given day, net of all expenses and liabilities plus income accrued divided by the outstanding number of units in the scheme. India has on the highest savings rate globally. This penchant for wealth creation makes it necessary for Indian investors to look beyond the traditionally favored bank FDs and go towards mutual funds. However, lack of awareness has made mutual funds a less preferred investment avenue. How a mutual fund works. One should avoid the temptation to review the fund's performance each time the market falls or jump up significantly for an actively managed equity scheme. One must have patience and allow reasonable time between 18 and 24 months for the fund to generate returns in the portfolio. Mutual funds are ideal for investors who lack the knowledge of skills, experience of investing in stock markets directly, who wants to grow their wealth but do not have the inclination or time to research the stock market, and who wish to invest only small amounts. There are some advantages of investing in mutual funds, and that is first, professional management. Investors may not have the time or the required knowledge and resources to conduct their research and purchase individual stocks or bonds. A mutual fund is managed by full-time professionally money managers who have the expertise, experience, and resources to actively buy, sell, and monitor investments. Second is risk diversification. Buying shares in a mutual fund is an easy way to diversify your investments across many securities and assets categories such as equity, debt, and gold, which helps in spreading the risk.
So you won't have your eggs in one basket. This proves to be beneficial when underlying security of a given mutual fund scheme experiences market headwinds. Third is affordability and convenience. Invest a small amount. For many investors, it could be more costly to directly purchase all the individual securities held by a single mutual fund. By contrast, the minimum initial investments for most mutual funds are more affordable. Next is liquidity. You can easily redeem or liquidate units of open-ended mutual funds schemes to meet your financial needs on any business day when the stock markets and banks are open, so you have easy access to your money. Next is low cost. An important advantage of mutual funds is their low cost. Due to huge economic scale, mutual fund schemes have an low expense ratio. Expense ratio represents the annual fund operating expense of a scheme, expressed as a percentage of fund's daily net assets. Next is tax benefits. Investment in ELSS, equity linked saving schemes. Up to 1,50,000 qualifies for tax benefit under Section 80C of the Income Tax Act 1961. Mutual fund investments, when held for a longer term, are tax efficient. There are some types of investing in mutual funds. First is SIP, Systematic Investment Plan. A systematic investment plan, more popularly known as SIP, is a facility offered by mutual funds to the investors to invest in a disciplined manner. SCP facility allows an investor to invest a fixed amount of money at predefined intervals in the selected mutual fund scheme. The fixed amount of money can be as low as rupees 500, while the predefined SIP intervals can be on a weekly, monthly, quarterly, semi-annually, or annual basis. Next method is lump sum method. When you invest in mutual fund in a lump sum, it means single bulk amount locked into one-time mutual fund investment. Lump sum investments in mutual funds are usually preferred by prominent players and investors who particularly depend on company stock appreciation for capital creation. For an investor with a sizable investment amount and a high risk capacity, a lump sum mutual fund investment can be a good opportunity. There are some myths and facts about mutual funds. The myth is mutual funds are for experts. In fact, mutual funds are meant for common investors who may lack the knowledge or skill set to invest in securities market. Mutual funds are professionally managed by expert fund managers after extensive market research for the benefit of investors. A mutual fund is an inexpensive way for investor to get a full-time professional fund manager to manage their money. Second myth is a scheme with a higher NAV has reached its peak. And fact is, there is very common misconception because of the Journal Association of Mutual Funds with Shares. One needs to keep in mind that the NAV of a scheme is nothing but a reflection of the market value of the underlying shares held by the fund of any day. Mutual fund invest in shares which may be bought or sold whenever deemed appropriate by the fund manager, depending on the scheme's investment strategies. Buy wholesale. If the fund manager feels that a particular stock has peaked, he can choose to sell it. And the third myth is buying a top rated mutual fund scheme ensures better returns. And the fact is, mutual fund ratings are dynamic and based on performance of the scheme over time, which in itself is subject to market fluctuations. So, a mutual fund scheme that may be on top of the rating chart currently may not necessarily maintain the same rating month after month or at a later date. However, a top rated fund is a good first step to shortlist a scheme to invest in. Although past performance does not एक तो necessarily PPT शेयर कीजिए बेटा, share to everyone. PPT नहीं बनाई है मैंने Okay. necessary guarantee better returns in future. Thank you. That's all about in my topic. Thanks, Ekta, Thank you, ma'am. and thanks for giving your
valuable description about mutual funds, and everyone I think need to know about mutual funds, and I think it is clear to everyone what is mutual funds and how you can save in your mutual funds. Next, we invite Gaurav Pandey. Yes. Okay, ma'am. Thank you. Gaurav, welcome Gaurav. Gaurav observed marketing strategy of OnePlus and its effect on consumers of Mumbai region. And Gaurav explained his views on marketing strategy of OnePlus and according to Mumbai region. So welcome Gaurav and Okay, start your presentation. ma'am. Present. हेलो मैम, मेरी पीपीटी शो हो रही है? नहीं बेटा अभी नहीं हो रही. प्रेजेंट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए यस मैम, मैंने क्लिक कर दिया. और उसमें जो विंडो आ रही होगी ना योर एंटायर स्क्रीन उसको योर क्लिक करके तब योर शेयर एंटायर कीजिए. स्क्रीन. ओके मैम. ठीक है देन क्लिक शेयर तब आइए. हेलो. Yes, this is visible. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. Today my presentation topic OnePlus marketing strategy. Introduction. The company offers server 34 company regions around the world. As of July 2018, they have released numerous phones amongst other products. OnePlus One is a smartphone that managed to dominate the market in a very short amount of time. An impressive feat, accomplished largely due to a clever marketing plan. OnePlus One has he researched the title as the new king of mid-range smartphones. History of OnePlus. OnePlus India was launched in December 2014, and ever since it has stood its ground and compete well with other established big brand. OnePlus market share in India in 33%, with Samsung leading with 34% of market share. This is as per a market research by Counterpoint. In this place, I will be highlight 9 of them notable marketing strategy of OnePlus. There are some of strategy I will show. There are marketing mix of OnePlus India Private Limited. First, first product mix. OnePlus is the one of the leading global names in mobile phones industry. It deals in designing, manufacturing, and marketing of smartphone. Its portfolio included smartphone, headphone, earphone, and amplifiers. Price mix. Second point is price mix. OnePlus has created a distinct name of for itself in such a short time span and faces stiff competition from existing and new players. It has been able to hold on its own because of smart technology, design, and its pricing policy. OnePlus is striving to capture and impress younger generation who are on lookout the trendsetter that offer unique user experience. Third point is place mix. OnePlus has created a distinct name for itself in such a short time span and face stiff competition from exit and new players. It has been able to hold on its own because of smart technology, design, and its pricing policy. Fourth point is promotion mix. OnePlus had spread international presence to several global countries and its products are easily available in nearly 34 countries and regions as July 2018. Hello, ma'am.
तो गौरव, व्हाट हैपेंड? हेलो मैम, मैम मेरी वॉइस आ रही अब आ रही है बेटा, बीच में नहीं आ रही थी। है? स्क्रीन नहीं, मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी अभी, अब आ रही है। ओके मैम। ओके, कंटिन्यू। देयर आर सम स्ट्रेटेजी फॉर जो वन प्लस ने अपनाई है। देयर फर्स्ट वन, मैम सॉरी वो मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है तो इसमें पीपीटी आगे बढ़ नहीं पा रही है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। ओके, यू कैन कंटिन्यू विदाउट पीपीटीवी। OnePlus in India. In December 2014, alongside the release of OnePlus in India, exclusive thought Amazon OnePlus also announced plans to establish a presence in the country, with plans to open 25 officer work in service center across India. As of today, there are 52 works in service center in India. India will become home to OnePlus second global headquarter and R&D center, which has been proposed to be set up in Bangalore of Hyderabad, either of two cities. OnePlus had recorded a sale of rupees 500 crore in India, which market in 100% growth rate than what it earned the last year, rupees 250 crores. Almost all users seem to satisfy with the brand, with more than 90% of them rating the phone 4 or high or a scale of 5 when it comes to the value of money. During the first half of year 2018, it surpassed rivals Samsung and Apple to become India's best-selling. There are some marketing strategy. First of celebrity endorsement. Big B wants the one. Thought they tried hard not to succumb to traditional method of advertisement. The Indian market can be quite challenging. This is probably why they decided to join hands with actor Amitabh Bachchan, Sushant Singh Rajput, Chief Vikas Khanna, comedian Veer Das, and more, picking artists. Selected from the variety of industry was an excellent move on the part of OnePlus to appeal of the masses. Clever uses of influence marketing. Second point is clever uses of influence marketing. Interestingly, OnePlus and use another splendid strategy that entails blanking on the influence of the other brands of personality to raise awareness and draw of attention of people to their product. An example of this was a recent collaboration with Netflix India. OnePlus India was the first to release the first look too much awaited. It claims the picture were taken by products and this marketing program drove a lot of visit of their social media pages, even from the added flowers of the series. Third point is leverage of word of mouth. Before OnePlus entered the Indian market, it had already created an activity community where discussion about phone were taking place. They gave OnePlus the necessary interested transaction. After the launch, OnePlus introduced its product to this community and they killed it. Guess what? The first user of this product started spreading a gospel about it, telling everyone about the phone. Less spender of traditional marketing. OnePlus India is a very active and various social media platform. It has over 2.2 million followers on Instagram and 1.7 million on Twitter. Their platform are where it runs most of its campaign. OnePlus has spent a fair share of money on traditional marketing and above the line activity as well. For example, OnePlus once ran ad during the launch of OnePlus 5 during the championship match between Pakistan and India, which was a much anticipated match. Next point, a quality product. A quality product is the best marketing you could ever do. You can just never understand the importance of the quality of a produce when it comes to marketing strategy. It was very clear that Samsung and Apple are high-end phones with very sleek design, hence trying to beat them by having a cheaper one. Would one only work if quality is maintained? Maximally utilize and hashtag. OnePlus is all of a campaign leverage of the power of hashtag combined with the other social media strategy to engage with its audience. The launch of OnePlus
60, for example, in New York City, was live stream on Twitter, and it was quite successful campaign. Next strategy was affordability of the device. It is said that if you plan to come up with another product, is a industry this had already crowded the product, it got to be at least 10x better in at least one product aspect. In case of OnePlus, the affordability of the device pair with the kit of specification that it offer work it favor in the similar fashion. Next point is online sale with no offline store at the beginning. At the core of OnePlus marketing strategy was the strategic choice of going ahead with just online class sales. Amazon India was the sole and exclusive e-commerce platform from where the user ordered their phones. It additional OnePlus using the invite-only system and online store was able to properly manage its inventory and not produce exclusively. This is good strategy move for a product that is just starting a new country. Next point is building loyal community members. Before OnePlus launch in India, it already had a community, and that community was the first customer. Building a community or a tribe is extremely beneficial for a brand, and it drive word of mouth, which is undoubtedly and extremely happy. Final thought: OnePlus already has been biggest market while it keeps expanding into other country. OnePlus offered and continue to offer an extremely good alternative to high-end phones at a lower price without compromising the quality in the process. This alone contribution ability to be a success. Future of OnePlus. Slowly but surely, OnePlus has become a household name in the smartphone market along with established brands like Oppo, Samsung, especially in India. There was conclusion. Finally, I would like to conclusion the OnePlus India Private Limited is one of the most competition company of smartphone is Greater Noida and needs to focus on their scope of improvement continuously according to market dynamic. Companies should take into account the suggestion and viewpoint of the smartphone user to improve the performance level. The fast growth and smartphone market and increasing dynamic competition has forced all the players to innovate and improve of regular basic. That's my full presentation. Thank you. Thanks, Gaurav. And Thank you, ma'am. thanks to everyone. All of you have done very well. This webinar going very well done. And all of you have given very well presentations. And keep it up for the next time. And other students try to give their views on the mini projects like and every project report like this. So thanks to all of you. Now you can leave. Thank you, ma'am. Okay.